बगल में इस ये पकड़। ऐसे बना ना, मैंने तो कहा था तुम पागल आप है सब नीट अपने बना। माइक ऑफ कर दें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आई होप आपको सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ भी क्लियर आ रही है। मिशाजी है। जी जी। चलिए जी, आज का जो हमारा लेक्चर है ये सेकंड पार्ट है। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बताया गया था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस भी देखी थी कि इमोशंस क्या होते हैं, और जो है वो हमारे जो किस तरह का सिस्टम चल रहा है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ भी मैंने दी थी। और आप सब लोगों में से जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर लिया था, तो क्या उन्होंने वो एक्टिविटी परफॉर्म की? तो काइंडली थोड़ा सा ज़रा इस बात को आंसर करें। आप में से कल कोई था लेक्चर में? फातिमा, मे बी समवन आर न्यू, आप रिपीट कर दें एक्टिविटी। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि किस तरह जो इमोशनल अवेयरनेस, इसके बारे में बात की थी। हम लोग अपने सेल्फ अवेयर नहीं होते, तो हम लोग दूसरों को अंडरस्टैंड ना कर सकते हैं, ना खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कल कुछ एक्टिविटीज दी थी, उनमें से एक बेसिक एक्टिविटी जो थी वो ग्रेटिट्यूड ग्राउंडिंग की थी। इसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड की थी, ग्रेटिट्यूड ब्रेथनिंग, और इसके अलावा ग्राउंडिंग थी। इसके अलावा आप लोगों ने आपने इमोशंस को जस्ट ऑब्जर्व करना था कि कौन कौन से 24 आवर्स या फिर आपके किसी भी टाइम जब आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव से, जैसे बहुत ज़्यादा एंगर में है या बहुत ज़्यादा सैड है, तो आपने उसको नाम देना था उस इमोशन को। और आपने साथ में उसकी रीज़न लिखनी थी, ट्रिगर्स लिखने थे कि किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया है। तो ये वाली एक्टिविटीज़ थी। तो जो है वो मैं इसको एक जो ग्रेटिट्यूड ब्रेथनिंग थी, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ग्रेटिट्यूड ब्रेथनिंग में ये था कि आपने इनहेल और एक्सहेल करते हुए, जस्ट जब इनहेल करना है तो आपने कोई भी ब्लेसिंग अपने माइंड में लेके आनी है, और आप ये अभी भी परफॉर्म करें मेरे साथ कि जैसे अभी आप कोई भी ब्लेसिंग को अपने माइंड में लेके इनहेल करें, और जैसे एक्सहेल करें तो आप उस पर शुक्र पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि शुक्र है अल्लाह का, ये मेरे पास ये ब्लेसिंग है। तो आपने ये 5 टाइम करना है। कोई भी 5 ब्लेसिंग्स लें, अपने माइंड में लेके इनहेल करें और एक्सहेल करें और उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। आई होप आप लोग ये जो है वो परफॉर्म भी करे होंगे, और ये परफॉर्म करें। इमोशनल इंटेलिजेंस जब तक हम लोग ये करेंगे नहीं, हमें आएगी नहीं, क्योंकि ये हमारे बारे में है और ये करने से आती है, और कोई भी चीज़ है वो करने से ही आएगी। तो आप लोग जो है वो आई होप ये कर ली होगी आप लोगों ने। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इमोशनल ब्रेन अंडरस्टैंड द ब्रेन इन टू अंडरस्टैंड इमोशंस। सो हम आज जो ब्रेन के बारे में बात करेंगे, साइंस, इमोशंस के पीछे साइंस क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, वाई स्टडी द ब्रेन फर्स्ट। ऑर्डिनरी थिंकिंग में क्या होता है कि हम समझते हैं इमोशंस जो है वो ऐसे बस गुस्सा आ जाता है, कोई दुख वाली बात हुई गुस्सा आ गया, या सैड सिचुएशन हुई, या फिर कोई भी हमें बात होती है कोई भी, उसके कोरस्पॉन्ड जो है इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन इमोशंस क्या होते हैं? 1 सेकेंड। ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि हमें क्यों ब्रेन को है देखना चाहिए, क्यों ब्रेन को फर्स्ट स्टडी करना चाहिए। किसी भी चीज़ का जब वाई क्लियर होता है, चाहे वो आपका पर्पस हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, या कुछ कुछ भी जो ऐसी चीज़ हो जिसका आपका वाई क्लियर हो, तो आप उस चीज़ को आसानी से पिक भी कर लेते हैं और आप इंटरेस्ट के साथ भी उस चीज़ को करते हो। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेन को हमें क्यों स्टडी करना है। तो हमें
आम थिंकिंग, जो आमतौर पे यही सोचा जाता है कि जो इमोशंस हैं बस जस्ट हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो हमें पता होता है कि इसके बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस थिंकिंग, इमोशंस आर पैटर्न्स इनसाइड द ब्रेन। सो ये पैटर्न्स होते हैं बाकायदा, और ये जो बिल्कुल जब मतलब बच्चे के पैदा होते हैं साथ ही ये जो है वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और एट द 12-15 जो है ये चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेन का बहुत सा हिस्सा, ऑलमोस्ट सारा ही हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता होता है। ये रिक्वायर्स अवेयरनेस नॉट ओनली रिएक्शन। सो हमें यानी इसको रिएक्ट नहीं करना कि इमोशन है उस पर रिएक्ट करना, बल्कि हम उसे उस इमोशन से अवेयर होना है और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है। Awareness starts by understanding where emotions come from. सो इमोशन अवेयरनेस क्या होगी कि ये आते कहाँ से, उनको कैसे जो है वो मैनेज करना है और मैं किस तरह मैनेज कर सकती हूँ अपने इमोशंस को। और ये उसी तभी कर सकेंगे जब हमें पता होगा हमारे ट्रिगर्स के। इसलिए मैंने वो एक्टिविटी दी थी कि आप लोग परफॉर्म करें और अपने ट्रिगर्स देखें और इस इमोशन को नाम दें बस। ओके, फॉर एग्जाम्पल बिफोर कंट्रोलिंग एंगर यू मस्ट नो व्हाट ट्रिगर्स इट इनसाइड द ब्रेन। सो आपको पता हो कि हमें एंगर नहीं कंट्रोल करना, पहले ये देखना है तो एंगर आ कहाँ से रहा है। ये स्ट्रेस नहीं पहले कंट्रोल करना, बल्कि पहले ये देखना है तो स्ट्रेस क्यों हो रहा है। उस डेफिनेशन को, उस सोच को या उस खाने को जाके सेट करना है, देन जो है वो हम लोगों का स्ट्रेस ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओके जी, ये वाले जो हम दो इम्पोर्टेंट सिस्टम पढ़ने लगे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके आगे दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, यहाँ आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं या दरमियान में कहीं भी होते हैं, आप उनको राइट डाउन कर लें और इंशाल्लाह हम उसको ना एट द एंड जो है उसको देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर जो दो सिस्टम्स आते हैं, एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस तरह है कि आप इसको ले, नाम से ऐसा सिंपैथेटिक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छे वाला होगा, बहुत अच्छे वाला काम करेगा, लेकिन ये बिल्कुल उलट काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पहले हम देखते हैं कि इसमें पीएनएस में क्या होता है कि आपके जो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, जैसे आपने अपनी आंखों को झपक रहे हैं तो आपने नहीं गिना कि ओके अभी मैं झपकनी है या अभी नहीं करनी। इसी तरह आप सांस ले रहे हैं तो आप गिन गिन के नहीं लेते, तो कौन आप इसको बिल्कुल ऑटोमेटिक पे ये चीजें लगी हुई हैं, तो जो चीजें ऑटो पे लगी हुई हैं वो जो है इसी में आ जाएंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसके बाद आता है जैसे आपकी डाइजेशन है, आपका ब्लड फ्लो है, आपकी हार्ट रेट है, आपका आंखों को झपकना है, आपका सांस जो लेना है, ये सारी चीजें जो है इसी में आ जाएंगी। इसके बाद आता है एसएनएस। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जो है काइंडली आप अपने माइक जो है म्यूट रखें, एट द एंड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इसको, ये वाला तब ऑन होता है जब हमें कोई भी खतरा हो जिंदगी का, यानी हमारे सर्वाइवल पे जब बात आती है तब इसको ऑन होना चाहिए, और ये तभी होता है और ये इसी के लिए बना हुआ है कि जब हमारे सर्वाइवल पे बात है, किसी टाइप की फियर डेंजर कोई भी हमारी लाइफ को थ्रेट हो, तब ये ऑन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस पे तो बात की जाए तो मतलब पूरा हमारा लेक्चर इसी पे हो सकता है कि इसको हम लोग कब ऑन करते हैं, हम इसको 24 घंटे ऑन करते हैं। आप खुद बताएं, एक जो चीज है जो सिर्फ जिंदगी में आपको देखें कि आपको लाइफ का इतना थ्रेट कभी कभी हुआ होता है किसी को, तो तभी इसको ऑन होना होता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट, घरों का इन्वायरमेंट है, वो इसको क्या करता है, इसको 24 घंटे एक्टिवेट रखता है। तो जब ये 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा तो आपका बाकी सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे भी देखते हैं कि ये कैसे ऑन होता है, एसएनएस कैसे ऑन होता है। तो हम अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे सिंपैथेटिक डिवीजन किस तरह हुई होती है। अभी आपको बिल्कुल डायग्राम से ही क्लियर हो रहा होगा कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या चीजें आती हैं और सिंपैथेटिक में। पैरा में तो वही चीजें आती हैं जो ऑटोमेटिक चल रही होती हैं। जो सिंपैथेटिक में क्या क्या चीजें आती हैं कि जब ये ऑन होता है तो ये बहुत सारी चीजों को, किस किस चीजों को कंट्रोल करता है और बाकी किस किस चीजों को जो है वो रोक लेता है। जैसे हमें बहुत ज्यादा दुख होता है तो हमारे आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो है हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है किडनी से ऊपर एक होता है ग्लैंड, वहां से जो है वो स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज होता है, तो वो वहां से रिलीज होके हमारे जो है ग्लूकोज बढ़ा देता है हमारे, जहाँ से जब हमें फॉर एग्जांपल स्ट्रेस आया तो हमारे हमें क्या जरूरत है, वहां से फाइट या फ्लाइट वाला मूड में हम लोग ऑन हो जाता है ये। या तो हमें कोई भी फियर आया तो हमें उसको डील करना है,
यानी फाइट करनी है, या फिर हमें फ्लाइट करनी है यानी कि भागना है। तो भागने के लिए हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो ये सारा जो है वो बाजू में हमारे बाजू और हमारे जो है टांगों में खास तौर पे वहां पे बहुत ज्यादा इसकी मिकदार बढ़ जाती है। ओके, हाउ दिस कनेक्ट टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसको ही हम इसको इसलिए हमने इस सिस्टम को इसलिए देखा है, इसका हमारा इतना ज्यादा हम इसकी साइंस में इसलिए नहीं गए कि इसका जो हमारा रिलेटेड पार्ट था हमने इसी को डिस्कस किया कि क्यों जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग इसको 24 घंटे ऑन रखते हैं, जबकि इसको सिर्फ उसी टाइम ऑन होना चाहिए जब हमें रियल डेंजर हो। और हम क्या करते हैं, हम छोटा सा घर में कोई इवेंट हो रहा है, हमारे फॉर एग्जांपल पेपर हो रहे हैं, तो हमें लाइफ का तो थ्रेट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको लाइफ का थ्रेट बना दिया है। तो इसलिए वो ये सिस्टम तब भी ऑन रहता है जब तक हमारे पेपर्स नहीं हो जाते, या घर घर में खाना वगैरह टाइम से नहीं बना होता, या घर में कोई चीज़ खराब हो गई होती, तो हम इसको कोई ना कोई किसी न किसी बात से घर में डेली ऑन रखते हैं इस सिस्टम को, जिसको उस टाइम ऑन होना चाहिए जब हमें फियर या डेंजर हो हमारी लाइफ को। ओके, सो इसको ये इससे किस तरह कनेक्ट है कि जब हम इसको बजाय इसको रिलैक्स करना है, हमने इसको सिर्फ उस टाइम ऑन रखना है जब इसकी ज़रूरत होती है, ना कि इसको 24 घंटे ऑन रखना है। फॉर एग्जांपल, ये इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विच सिस्टम इज एक्टिव एंड शिफ्ट इंटेंशनली। आपने सोचते समझते हुए उस सिस्टम से निकल के दूसरे सिस्टम में, काम वाले सिस्टम में आना है। और किस तरह आना है? कॉन्शियसली। व्हेन समवन इंसल्ट्स यू, ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होगा आपका? अब आपका एसएनएस सिस्टम ऑन हो गया। जैसे इंसल्ट होती है, हम लोग उसको क्या ले लेते हैं, पर्सनल इतना ज्यादा ले लेते हैं, ये नहीं देखते क्यों किया है या फिर वो क्यों कर रहा है या उसकी आदत है, नहीं, बस उसको फटाफट हमारा एसएनएस ऑन हो जाना है हमारा सिस्टम। तो इससे क्या होगा? एंगर होगा, रैपिड हार्ट बीट। सो एसएनएस सिस्टम जैसे ऑन हुआ, तो इसके थ्रू आप देख रही हैं यहाँ पे ये वाली डायग्राम के, ये सारे सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा, ये सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। सो ईआई से हम लोग किस तरह कर सकते हैं? ईआई अगर हम लोगों को आती होगी तो हम क्या करेंगे, पॉज करेंगे, उस इंसल्टिंग वर्ड पे देखेंगे, उस इंसल्टिंग पर्सन को वहां पॉज करेंगे, डीप ब्रेथिंग करेंगे, या आप कोई भी, जरूरी नहीं डीप ब्रेथिंग करें, आप कोई भी कुछ भी एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, एक्टिवेट पीएनएस, आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑन करेंगे, क्योंकि वो जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और एसएनएस ऑन हो जाता है ना। तो हम पीएनएस को एक्टिवेट करेंगे। उसको किस तरह करेंगे? अपनी डेफिनेशन हम कहेंगे कि इसका काम है गुस्सा करना, या फिर हम लोग अपना देखेंगे कि गुस्सा जो आता है कैसे हमें इसको कंट्रोल करना होता है। हम हदीस के थ्रू भी, अगर हमें पता होगा, इस्लामिक वे में देखें तो हदीस के थ्रू होता है कि आप इसको औज़ुबिल्लाह पढ़ सकते हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें, आप पानी पी लें, तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज करें जिसके थ्रू आपका जो है वो पीएनएस ऑन हो जाए या एक्टिवेट हो जाए। फिर आप कंट्रोल करेंगे उसको, लॉजिकली रिस्पॉन्स करेंगे। सो ये इज नॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, इट्स लर्निंग टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्शन टू रेगुलेशन। रिएक्ट करने के बजाय हम लोगों ने उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना है। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसको क्लियरली इसी आइडिया को एक्सप्लेन किया है कि जिसको एसएनएस जब ऑन होता है तो हमारी ये वाली रेड रेड जो है, इस वाली जो है वो हो जाती है शेप हमारी, इस तरह का हालत हो जाती है। लेकिन ये जो ग्रीन और ब्लू टाइप लग रहा है, ये तब होता है जब हम लोग उसको काम वे में, जब हमारे पीछे डेफिनेशंस चेंज होती हैं, ठीक होती हैं, सही होती हैं, तो हम इसको इस तरह डील करते हैं। तो आप क्लियरली डिफरेंस यहाँ इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके बाद है द ब्रेन हैज लेवल्स नॉट जस्ट पार्ट्स। सो ब्रेन पे अभी भी स्टडी चल रही है, जो साइंटिस्ट ब्रेन को जो स्टडी कर रहे हैं वो भी नहीं अपने आप को कहते कि हम लोग जो है वो ब्रेन के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ब्रेन का वो वाला रेलिवेंट पार्ट उसको देखेंगे, और इसको बहुत साइंस में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने रेलिवेंट पार्ट को जो है वो देखेंगे, किस तरह चीजें वहां से जो है वो हमारे ईआई में जो है वो कनेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं हमारी। योर ब्रेन वर्क्स लाइक अ टीम विद लेयर्स। आपके ब्रेन की 3 टाइप्स हैं, और ये नहीं कि आपका जो है सर्वाइवल ब्रेन वो अलग से काम करेगा, वो बैठा रहेगा जब सर्वाइवल की बात है ऑन होगा, लेकिन मिल के बाकी सारे पार्ट्स को भी साथ में कनेक्ट करेगा। वो अपना काम तो करेगा लेकिन मिल के करेंगे ये सारे पार्ट। सो 3 टाइप्स हैं: सर्वाइवल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन एंड थिंकिंग ब्रेन। सर्वाइवल ब्रेन का क्या काम है? आपकी जो भी कोई आपको सेफ्टी प्रोटेक्ट जो है वो आपको सेफ्टी देना या प्रोटेक्शन करना, आपकी कोई भी डेंजर होता है वो फटाफट से ऑन हो जाता है, और उसका बेसिकली काम ही आपको प्रोटेक्ट करना है। इमोशनल ब्रेन क्या करता है? जिसका हमारे इस कोर्स के साथ ताल्लुक है, वो फीलिंग्स को, मेमोरीज को जो है वो देखता है, उसी को डील करता है, और यहीं से जो है वो इमोशंस वगैरह जो है
हम फील करते हैं, ये वाला सिस्टम या ये वाला जो हिस्सा ब्रेन का ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग हर्ट आफ्टर रूड वर्ड्स। थिंकिंग ब्रेन, इसी में थिंकिंग यानी लॉजिक होती है, प्लानिंग होती है, हम लोग सोचने समझने वाला हिस्सा जो है हमारा यही होता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्डिंग कामली इंस्टेड ऑफ शाउटिंग। सो हम लोग इमोशनल ब्रेन जो होता है उससे निकल के हम लोग थिंकिंग ब्रेन पे आते हैं, और थिंकिंग से सोच के समझ के कोई भी जो सिचुएशन आती है उसको हैंडल करते हैं। सो हमने इमोशनल ब्रेन को जो है वो वहां से निकलना है, और किस तरह निकलना है, और थिंकिंग ब्रेन पे किस तरह आना है, ये वाली चीजें हम लोगों ने देखनी है। अच्छा, इसी को हम लोग इस तरह देख सकते हैं, एक हाउस, फॉर एग्जाम्पल हमें ये याद नहीं रहता है तो हम इस तरह देख सकते हैं, एक हाउस है, उसके 3 लेवल्स हैं। एक बेसमेंट है, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल है वो। लिविंग रूम है, इमोशंस इमोशंस एंड स्टडी रूम है। तो स्टडी रूम में क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लॉजिक्स प्लानिंग ये सारी चीजें, तो हम लोग इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। ओके, द 3 पार्टेड ब्रेन। लेजर, ये वही है चीजें जो पीछे वाला था, उसी को आगे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि लेजर ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम, इस ब्रेन के जो हिस्से हैं वहाँ आप देख सकते हैं, जो लेजर ब्रेन है इसको रेड के साथ किया हुआ है, लेकिन जो जो दूसरा मेमल ब्रेन है या फिर लिम्बिक सिस्टम है, उसको आपने थोड़ा सा पर्पल किया हुआ है, और जो ह्यूमन ब्रेन नियो कॉर्टेक्स है, ये बिल्कुल जो है वो लैंग्वेज नियो कॉर्टेक्स है, ये जो सारा बाकी बचा है ब्लू ब्लू सा हिस्सा है हमारा नियो ह्यूमन ब्रेन, जो हमें दूसरे जानदारों से अलग करता है, वो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, क्योंकि ये बाकी चीजें दूसरे जानदारों में भी पाई जाती हैं। तो हम अपने ह्यूमन ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए अपने लेजर ब्रेन को और हम अपने मेमल ब्रेन जो है, इन दोनों को जो है वो सही करते हैं। तो वो कहते हैं ना, हम इंसान बनाना है तो इंसान हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये ह्यूमन ब्रेन को, बाकी दोनों जो हिस्से हैं ब्रेन के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं ह्यूमन ब्रेन के थ्रू, अपनी डेफिनेशंस के थ्रू सेट करते हैं इसको, अपनी साइकोलॉजी जो है उसके थ्रू जो है इसको सेट करते हैं। अभी हमारा जो है इमोशनल ब्रेन पे आ जाते हैं कि इमोशनल ब्रेन क्या होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इमोशनल ब्रेन पे जाएं, मैं एक स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक जो बताया जाता है कि रिसर्च है इस पे की गई, कि बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं ना, जो 20s 30s में जो होती हैं, तो 30s या 40s में होती है, ये एक्चुअली कहीं पीछे इनके होता है, इमोशनल सप्रेशन होती है। तो इमोशनल सप्रेशन इतनी होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो एट द एंड 40 में या 50 ईयर्स या 40 ईयर्स में जो है वो कोई ना कोई बीमारी की शक्ल में आती है। तो जो ब्रेन की बीमारियां हैं ना, वो डायरेक्ट जैसे 1 साल में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसे जाहिर नहीं होती, उनको बहुत टाइम लगता है, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली वर्क करती हैं, और एट द एंड बहुत बड़ी बीमारी की शक्ल में भी जाहिर हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस या ये एग्जाइटी, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि बीमारियां जो ब्रेन की होती हैं वो एकदम से सामने नहीं आती, तो उनको बहुत टाइम चाहिए होता है। द इमोशनल ब्रेन, अच्छा ये स्टडी उसमें ये पूरा बताया मैंने, उसको एक आपको स्ट्रक्चर वे में थोड़ा सा बता दिया कि उसमें ये बताया गया था हम लोगों को किस तरह ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें बीमारी की तरफ लेके जा रही होती हैं, तो कितना जरूरी है हमें इनको डील करना। द इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप जरा ये डायग्राम में जो दिखाया गया ब्रेन यहाँ से देख सकते हैं, इनको मेंशन भी किया गया है। हिप्पोकैम्पस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, अमिग्डाला है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप लोगों इसके आप लोगों की ये असाइनमेंट में यही दे रही हूँ, आप लोगों ने एक दफा जाना है जाके ब्रेन एनाटमी जो है वो जरूर देखनी है, ब्रेन के पार्ट्स जरूर देखने हैं, और खासतौर पर अमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस जो किस तरह ये वर्क करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया, यहाँ से आप लोगों ने सुन लिया, थोड़े टाइम बाद आपको हो सकता है ये भूल जाए, लेकिन आपने जाना है जाके इसको अच्छे से ब्रेन एनाटमी देखनी है कि पीछे से चीजें कैसे वर्क करती हैं। सो मैगडेला क्या करता है, ये है असल में वो अलार्म सिस्टम, ये होता है। अच्छा, पहले नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसको यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे ब्रेन में जिस तरह इसकी शेप होती है, जिस तरह बादाम की शेप होती है, आलमंड शेप का होता है, और इतना ही छोटा सा होता है। और ये आप इसको इस तरह समझ लें जिस तरह एंटीनास लगे होते हैं। एंटीनास क्या करते हैं, सिग्नल्स को कैच करते हैं। तो इसी तरह ये जो है ये भी एंटीनास होते हैं, लेकिन ये कौन से सिग्नल्स को कैच करते हैं, जो डेंजर वाले हों, फियर वाले हों, थ्रेट वाले हों। तो ये सारे सिग्नल्स को एमिग्डाला जो है वो कैच करता है। यहाँ पे एमिग्डाला बताया, ये अलार्म सिस्टम होता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी लाइब्रेरी होती है। हाइपोथैलेमस हार्मोन मैसेंजर होता है। हम इसकी इतनी ज्यादा साइंस में, ये इतने मुश्किल अल्फाज में नहीं जाएंगे, हम लोग बस एक एमिग्डाला जो है इसको थोड़ा सा जो है देख रहे थे, इसकी थोड़ी सी मैंने डायग्राम भी बनाई है ताकि आपको बिल्कुल इजी लगे, आपको ये साइंटिफिक टर्म्स ना लगे इतनी ज्यादा।
अच्छा, एनालॉजी जो है इसमें क्या बताएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ये याद नहीं रहता इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो आप ये देखें कि एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है, एक पासपोर्ट ऑफिस होता है, एंड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल टावर होता है। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम वाला कौन सा पार्ट है उसका नाम क्या होता है, वो एमेगडेला होता है। ओके, तो ये ऑन किस तरह होता है, जैसे ही आपने क्रिटिसिज्म सुना, मैकडेला ने रिएक्ट किया। उसने कहा कि ये तो जो है वो कोई फियर टाइप चीज है, और मेमोरी रिकॉल्स सिमिलर इवेंट्स। इसी तरह के इवेंट्स क्या हो जाएंगे, रिकॉल होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये मेमोरी वाला भी पार्ट आता है, हमारा अलार्म सिस्टम भी आता है। तो मेमोरी में वो सारी चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, सडनली मूड चेंज हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी हैप्पी मोमेंट याद आता है, जैसे वो याद याद आता है आप खुश खुश दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको एक अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमारा जो सैड वाला होता है, हमेशा हमारा मूड सैड वाला क्यों रहता है, क्योंकि हमें इससे रेलिवेंट जो है वो सारे याद आ रहे होते हैं मोमेंट्स। तो जैसे ही वो सैड वाले मोमेंट्स हमें कंटिन्यूसली याद रहते हैं, तो हमें लगता है हम सैड हैं। एक्चुअली में हम लोग सैड नहीं होते, लेकिन हमें लग रहा है कि हम लोग सैड हैं। तो ये इसी तरह म्यूजिक भी इस तरह हमारे साथ करता है। और जो म्यूजिक के पीछे जो है वो साइंस इंशाल्लाह हम लोग जब आगे कोर्स में पढ़ेंगे, डोपामिन सेक्शन में है ना, तो वहां पढ़ेंगे जाके कि म्यूजिक जो है हमारे मूड पे किस तरह इफेक्ट करता है, और डोपामिन के सेंटर जो है कौन सा सेंटर जो है ओपन होता है और कितनी बार होता है। इंशाल्लाह ये कोर्स में हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना याद रख लें कि हम अमेगडाला हमारा इमोशनल ब्रेन में अमेगडाला आता है, और वो अलार्म सिस्टम है, वो ऑन हो जाता है जब कोई भी स्ट्रेस वाला जो चीज होती है, या फिर कोई फेयर डेंजर वाली चीज होती है। अमेगडाला आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, डिडक्ट्स थ्रेट, फियर, एंजाइटी, इमोशनल रिएक्शंस, वर्क्स फास्टर देन लॉजिक, यानी कि जिस तेजी से जो ये काम करता है, लॉजिक को चाहिए होता है टाइम, लॉजिक के लिए प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो हमारा दिमाग का आगे वाला हिस्सा काम करता है। लेकिन इमोशनल ब्रेन को ये कुछ नहीं चाहिए, उसने जैसे डिटेक्ट किया है कि थ्रेट आया या फियर आया या कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, उसने फौरन से ना, जिस तरह आप कहते हैं शट डाउन कर देना बाकी सारे दिमाग के बाकी सारे सोचने समझने वाले हिस्से को। आप इसको इस तरह एग्जाम्पल है, जिस तरह एक शीशा है ना, शीशा गाड़ी का शीशा होता है, जब बहुत ज्यादा धुंध छा जाती है तो हमें आगे नजर नहीं आते। तो इसी तरह जब लिम्बिक सिस्टम हमारा ऑन होता है, अमेगडाला हमारा ऑन होता है, तो हमारा जो बाकी सिस्टम है उसके आगे इसी तरह धुंध छा जाती है। ओके, इसमें आगे रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग इमोशनल मेमोरीज होती हैं, स्पेशली पेनफुल और ट्रॉमेटिक वंस जो है वो यहीं से अमेगडाला में यहीं से बनना शुरू हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। ट्रिगर्स द बॉडीज फाइट फ्लाइट। अच्छा, जितनी बार हम लोग अमेगडाला को ऑन करेंगे, उतनी बार ही हमारा जो बॉडीज का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाएगा। तो हम अमेगडाला को जब भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, डिप्रेशन वाली, इसको हम ऑन ही रखते हैं, और इसको हम लोग कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिचुएशन इन आवर हाउसेज। लाइक यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, हमारे घरों में भी हो सकता है। कैन बी एक्टिवेटेड नॉट ओनली बाय द रियल डेंजर। अच्छा, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रियल डेंजर से नहीं हो सकता। ब्रेन की एक और भी एबिलिटी है कि आप जो इमेजिन कर सकते हैं ना, वो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है इमेजिनेशन में और एक्चुअल में फर्क नहीं कर सकता। उसके लिए इमेजिनेशन इक्वल्स टू यानी रियल। उसको लगता है कि ओके, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो रियल में भी है, और अगर रियल में है तो यानी वो दोनों चीजों को एक ही कंसीडर करता है कि रियल है ही है। तो आपने इमेजिन कुछ भी जैसे आप सैड मोमेंट को इमेजिन करते हो, या मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, या ऐसे ही होगा, या जैसे आप इमेजिन करते हो ब्रेन को लगता है ऐसा ही हो रहा है, जबकि आपने एक्चुअल में वो इमेजिन किया होता है। तो जो एमेगडाला तब ऑन हो जाता है, हालांकि रियल कोई थ्रेट नहीं है, रियल कोई आपकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, एमेगडाला को आपने खुद ही ऑन कर दिया उसकी इमेजिनेशन के थ्रू। अच्छा, कैन बी एक्टिवेटेड नॉट ओनली बाय रियल डेंजर बट आल्सो बाय मेमोरीज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टोन ऑफ वॉइस। अच्छा, अभी ये देखें, फॉर एग्जांपल व्हेन फादर सेज वी नीड टू टॉक, जैसे उन्होंने ये कहा, आपको क्या लगेगा कि कोई ना कोई बात तो है, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आपको लगा, आपने सोचना शुरू कर देना ऐसा हो सकता है, ये पूछेंगे, ये करेंगे, ये सारे कोई ना कोई आपकी कोई मिस्टेक है, आप खुद ब खुद याद करना शुरू हो जाएंगे, और हार्ट रेट इंक्रीजेस इवन बिफोर नोइंग द रीजन। लॉजिक वाला जो हिस्सा है वो बंद हो गया है, जैसे ही इमोशन वाला हिस्सा ऑन होता है, लॉजिक वाला ऑफ हो जाता है। When overactivates, it can contribute to stress, panic and emotional overreaction. जब ये ओवर एक्टिवेट हम लोग इसको कर देते हैं। और व्हेन रेगुलेटेड एंड बैलेंस्ड, अच्छा इसी को हम लोगों ने जो है वो रेगुलेट करना है, बैलेंस इसी को करना है, इसी को सेट करना है। इट हेल्प्स विद इमोशनल अवेयरनेस, इंट्यूशन एंड सर्वाइवल।
ठीक है। तो हम लोगों ने इसी को जब इसको ओवर एक्टिवेट कर देंगे तो ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेस आना चाहिए, फिर पैनिक होना चाहिए, फिर हमारे इमोशनल रिएक्शंस होने चाहिए, जो कि होते भी हैं, जो कि हो रहे हैं और जो हम लोग डेली फेस करते भी हैं। लेकिन इसी को जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमें क्या होगा, इट हेल्प्स विद इमोशनल अवेयरनेस, इंट्यूशन एंड सर्वाइवल। ओके जी। एमेगडेला हाईजैक। एमेगडेला हाईजैक यही होता है कि जैसे इसके अभी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि व्हेन योर एमेगडेला टेक्स कंट्रोल ऑफ योर बॉडी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेंजर। तो ये जब एमेगडाला हाईजैक कब होता है, जब उसे लगता है कोई फियर या डेंजर आया, तो उसने लॉजिक वाले पार्ट को शट डाउन किया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये जो इमोशनल ब्रेन है वो ऑन हो गया। तो जैसे वो ऑन हुआ तो एमेगडाला हमारा हाईजैक हो गया, हम हाईजैक वाली स्टेशन सिचुएशन में चला गया। व्हेन इमोशंस ओवर पावर लॉजिक, यानी कि ये दो सिचुएशन होंगी ना जब, तो हमारा एमेगडाला हाईजैक हो चुका है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी इम्पल्सिव स्पीच, आपकी स्पीच के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसका मैगडेला हाईजैक हुआ है, या ये इमोशनल वे में बात करें, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, आप उसकी स्पीच में देख सकते हैं। फास्टर फास्ट हार्ट रेट, मेरी हार्ट रेट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग ग्रेटिट्यूड ब्रेथनिंग जो है, ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, ग्राउंडिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, अवेयरनेस वाली एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमें पता हो कि रियल डेंजर है भी कि नहीं है। तो उसके बाद रिग्रेट लेटर होता है। अच्छा, इसकी बहुत कॉमन मिसाल इस तरह भी होते हैं, जैसे आमतौर पे फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा कोई बहस हो गई, आर्गुमेंट हो गए किसी भी बात पे, तो क्या होगा कि पहले अच्छा एंग्री व्हाट्सएप वॉइस नोट सेंड करेंगे, फिर जब जैसे रिग्रेट फील हुआ तो क्या कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हदीस तो बहुत ज्यादा है इससे रिलेटेड, अगर आप अभी सोचना चाहें, आप लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पाए। इसके अलावा एक और कल वाले में लेक्चर में मैंने काफी सारी हदीस भी ऐड की थी, सेल्फ रेगुलेशन, जो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में भी थी, कि किस तरह आए, और जो है हमारी हदीस भी, सीरा यानी सीरा और कुरान और सीरा, ये दोनों हमें किस तरह इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं, जबकि हम लोगों ने इसको ऐसे ले लिया कि ये कुछ बहुत पुरानी चीजें हैं, जबकि वो हमें सेल्फ रेगुलेट के लिए ही हमारे लिए आई हुई थी। इसके अलावा जो है ताकतवर ये वाली हदीस, और इसके अलावा दो तीन और हदीसें अगर आप कल वाली स्लाइड को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां से, अभी मैंने स्टार्ट में भी मेंशन की थी ये वाली। हिप्पोकैम्पस जो है, अच्छा पहला हम लोगों ने यहाँ पे ही देखा था इस वाली स्लाइड में। हिप्पोकैम्पस जो है ये वाला साथ में, ये जो पर्पल कलर का है, ये ब्रेन का एरिया होता है हिप्पोकैम्पस। और ये किस लिए आता है, ये मेमोरी के लिए आता है। तो अच्छा होता है क्या, जैसे हमारा एमेगडेला ऑन हुआ है, तो हमारी जो मेमोरी वाला पार्ट है ना वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा, जो एमेगडेला वाला जो स्ट्रेस वाला या हमारे फियर वाला ही पार्ट बहुत बड़ा हो गया, इसने अपने बाकी साथ वाले पार्ट्स को क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। तो जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो हमें हमारा जो मेमोरी वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो वो श्रिंक होगा तो हमारी ऑफ कोर्स मेमोरी लॉस भी होगा, हमें बहुत सारी चीजें भूलना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, द मेमोरी गाइड लिंक्स इमोशंस विद मेमोरी। अच्छा, अभी कोई भी इमोशन है उसको मेमोरी के साथ, इसका ये भी काम होता है कि मेमोरीज को इमोशंस के साथ लिंक करता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अगर कोई भी देखते हैं, कोई भी आपको ऐसी पुरानी याद जो है आपके उसी याद जो है वो आपके उसी इमोशन को भी ट्रिगर करती है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी वाली सिचुएशन में आपको बुक्स के बारे में कुछ याद आता है, या आपको कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में आप देखते हो, अभी देखते हो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को, तो आपको अपनी पुरानी यादें जो है आना शुरू हो जाएंगी, आप अचानक से ये सैड या खुश, ये दोनों वाली सिचुएशन, आप इमोशंस ऑन हो जाएंगे उस मेमोरी के बेस पे। शेप्स ट्रस्ट, फियर, लव, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है वो हमारी मेमोरीज में होंगी तो ही शेप करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टीचर वंस एम्बेरस्ड यू, ये बहुत कॉमन है, और हमारे एजुकेशनल सिस्टम में वैसे तो ओवरऑल टीचर की जगह हम इस कोई और एंटिटी भी यहाँ लगा सकते हैं। तो वो जब भी हमें कोई एम्बेरस करेगा while रीडिंग अलाउड, सिमिलर सिचुएशंस ट्रिगर डिस्कम्फर्ट इवन एट द वर्क। अच्छा, जैसे हमें एम्बेरस किया गया कि हमें ऊंचा पढ़ने या हमारी किसी स्टाइल पे या हमारी किसी भी बात करने के लहजे पे हमारा मजाक उड़ाया गया हो, तो ये इमोशनल था, इमोशनल प्लस प्लस ये इसी तरह हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है। और हिप्पोकैम्पस मेमोरी वाला हिस्सा होता है, यहाँ लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज तब जाती है जब उसके साथ इमोशन अटैच कर दिया जाए। जैसे अभी आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको जब तक वो ऐसे ही वो स्टोर होगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में और खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर उसी
रीडिंग के दौरान आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो सारे बुक में जो कुछ पढ़ रहे हैं वो आपके इमोशंस के साथ लिंक कर दीजिए, तो ये ब्रस्ट हो जाता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इस तरह एक ब्रस्ट होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। तो इमोशंस का मेमोरी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अच्छा, तो यहाँ तो एग्जाम्पल में बताया गया कि अगर एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन आपने कभी फॉर एग्जांपल बचपन में फील की है, तो जब जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आगे आएगी, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे कहीं भी हो, आपकी वो वाली मेमोरी एक्टिवेट होगी, और मेमोरी एक्टिवेट होने के साथ इमोशन को भी एक्टिवेट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल डायरी। अच्छा, ये इसको इस तरह देख सकते हैं हम, एक ये वाली चीज इस एग्जाम्पल के थ्रू देखें। इसमें सारे फेसेस जो हैं वो देखें। इसके अलावा वो सिचुएशन आप इमेजिन करें कि फियर वाली सिचुएशन है, खुशी वाली सिचुएशन है, ये बहुत सैड सिचुएशन है। ये सारी सिचुएशन इसी तरह सेव हो जाती हैं हमारे माइंड में, अमेगडाला में, हिप्पोकैम्पस में। इसी तरह सेव हो गई हैं मेमोरी प्लस इमोशंस। इसीलिए हमें जब दोबारा कोई हम देखेंगे कि हम लोग इस कॉलेज में आके कैफे पे बैठते थे, ठीक है, ये वाली सिचुएशन जैसे ही याद करेंगे उसके साथ ही हमें वो इमोशन भी ट्रिगर हो जाएगा कि कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह हमारे हिप्पोकैम्पस में जिस तरह ये बुक में पिक्चर स्टोर है, इसी तरह हिप्पोकैम्पस में ये सारी चीजें विद इमोशन स्टोर हो जाती हैं। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ये हिप्पोकैम्पस वाला हमारा हो गया, अमेगडाला वाला पार्ट हो गया। ये दोनों पार्ट जो है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा इस कोर्स से रिलेटेड भी थे, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। अच्छा, आगे जो है वो कुछ चीजें हैं चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट की हैं, और इसके अलावा ब्रेन माइंड का डिफरेंस होगा थोड़ा सा, इसके क्या चीज होती है ब्रेन और क्या चीज होता है माइंड। सो चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट के कुछ, ये तो हम लोग इसको पर्पस का बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग पर्पस डिफाइन कर सकते हैं, उसका कौन सा केमिकल होता है, किस तरह मोटिवेशन जो है उसको, और प्लेयर वाला और हैप्पी और लव वाला केमिकल, ये सारे केमिकल्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोर्स में आगे जाके। और इसकी साइंस भी देखेंगे और इसकी साइकोलॉजी, ये दोनों चीजें कोर्स में होगी, साइंस प्लस इसकी साइकोलॉजी के साथ होंगी। तो वहाँ जो है वो के बारे में बहुत ज्यादा होगी, स्पेशली जो पर्पस का केमिकल है वहाँ। लेकिन यहाँ फिर भी मैंने थोड़ी सी जो है वो स्लाइड्स ऐड की हैं। ब्रेन डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, जो जो स्टार्टिंग में जब ब्रेन बच्चे का जब बन रहा होता है, तो बहुत ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस, थाउजेंड्स में, मिलियंस बिलियंस में कनेक्शंस जो है वो बन रहे होते हैं। और पर सेकंड जो है 7 to 1000 न्यू कनेक्शंस पर सेकंड में बन रहे होते हैं। तो आप सोचें इतने न्यू कनेक्शंस इस स्पीड से बन रहे हैं, तो आपको कितना जरूरी, पेरेंटिंग कितनी जरूरी हो जाती है वहां जहाँ इतनी तेजी से न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। और अगर वो सही हो गई, अगर पेरेंटिंग पहले 10-15 साल में सही कर दी गई, बिल्कुल सही कर दी गई, तब देखें कितना उसका इफेक्ट, बाकी आपको करने की काम जरूरत नहीं रहेगी, बस थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत होगी, बाकी काम आप लोगों का हो चुका होगा। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, 0 to 5 years में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है ब्रेन की। एट बर्थ द ब्रेन इज अबाउट 25% of its size. By age 3 it is about 80%, and by 5 it's about 90% जो है वो ब्रेन बन चुका होता है हमारा। यानी 12 साल तक हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट 90% जो है बन चुका होता है। 12 साल तक, 10-12 साल तक इतने। न्यूरल कनेक्शंस, मिलियंस ऑफ न्यू कनेक्शंस फॉर्म ईच सेकंड। ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ से इसकी अगर इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं पेरेंटिंग की, तो हमारे हाथ में एक ब्रेन है जिसके कनेक्शन किसी कहीं भी, आप एक इसको इस तरह लें, आपके हाथ में जो बिजली की तारें हैं, आपने उसको अगर करेक्ट ना जोड़ा, अगर आपने करेक्ट ना जोड़ा तो क्या होगा फिर उसका रिजल्ट, और कितने स्पार्किंग होगी और कितने आपको करंट लग सकता है, तो क्या से क्या मतलब कितने ब्लास्ट टाइप का हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है आप सोचें। आपके हाथ में वो कनेक्शन वायर्स दी हुई है, अब आपने सही जोड़ना है। तो वो सही कैसे जोड़ना है, आपको पेरेंटिंग किस तरह की आती है उस बेस पे होगा। जिस तरह की पेरेंटिंग हम लोग करेंगे, जिस तरह के कनेक्शंस हम लोग जोड़ेंगे, तो उसी तरह का रिजल्ट हम लोग देखेंगे भी, और उसी तरह का रिजल्ट हम लोग देख भी रहे हैं। अच्छा, क्रिटिकल डेवलपिंग एरियाज कौन कौन से, और 0 to 1 सेंसरी पाथवेज हमारे बन रहे होते हैं। 1 to 3 लैंग्वेज, आपने सुना भी होगा कि हमें जो है 1 to 3 ईयर्स तक बच्चों को बच्चे जो हैं वो समझ रहे होते हैं हमारे बात करने से, हम
उनका लैंग्वेज वाला पार्ट जो है बहुत ऑन होता है, तो जितनी लैंग्वेजेस हम उसको सिखा सकते हैं सिखा दें। और हम लोग जो है वो उसको क्या सिखा रहे होते हैं, हम लोगों ने वो जो पोइम्स सिखा रहे होते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखें इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं, उसको साइंस लॉजिक वाला पार्ट जबकि बना ही नहीं है अभी। ये वाली सारी चीजें उसको हम लोग यानी तब से सिखाना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर दें तो उसकी डेफिनेशन, जबकि वो पार्ट ही नहीं बना। तो जो पार्ट बना है उसको अगर वो चीज सिखाई जाएगी तो कितनी जल्दी पिक करेगा, और हमारे न्यूरल कनेक्शन कितने सही जुड़ेंगे जो है। इसके बाद 3 to 5 years में हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के। रैपिड न्यूरल ग्रोथ होती है, फिर 700 to 1,000 न्यू कनेक्शंस पर सेकंड में बन रहे होते हैं। अमेगडाला रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात है जो कि हम लोग पर्पस वाले केमिकल में भी पढ़ेंगे कि किस तरह बच्चे जो है वो 0 से 12 ईयर तक, यानी पैदा होने के बाद से लेके 12 ईयर तक वो किस तरह इमोशंस के थ्रू चीजों को सीखते हैं रेदर देन के लॉजिक्स के थ्रू। उन्हें आप लोग अगर आप उनके सामने आप कुछ मुस्कुरा के बात करते हैं, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आगे से, या फिर आप किसी गुस्से से बात करो तो वो आगे से आपको रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन आप उसको लॉजिक वाला कोई भी क्वेश्चन बताओ वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आएगी। तो इमोशनल पार्ट यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है, उनकी इमोशनल ट्रेनिंग जो है, इमोशनल टीचिंग बहुत उनकी जरूरी होती है। तो ये तभी होगी ना ऑफकोर्स जब पेरेंटिंग जो है वो इमोशनल और ये सारी चीजें उनको भी पता होंगी तो ही वो करेंगे। अच्छा, लव एंड सेफ्टी आप उनको क्या क्या सिखाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आप उनको सिखा सकते हैं। लव एंड सेफ्टी, यू आर सेफ, यू आर केयर्ड फॉर। फिर आप अल्लाह के बारे में, सीरा के बारे में डेफिनेशंस दे सकते हैं कि अल्लाह जो है वो रहीम है, कितना मेहरबान है। फिर आप उनको स्टोरीज सुना सकते हैं कुरान से कि किस तरह की स्टोरीज जो है वो, और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से रहम दिली वाली, उनकी काइंडनेस वाली, माफ करने वाली कितनी और स्टोरीज सुना सकते हैं। तो ये सारी इमोशन से रिलेटेड जो है चीजें हैं वो उनको बहुत ज्यादा वो पिक करते हैं। उसके बाद 2 to 5, अच्छा ये मैंने ऐसे ही एक टूर उनका जो है 0 से 10 तक या 12 तक किया है। आप लोग ना इसको, ये सेकंड असाइनमेंट हो गया आपके यहाँ पे कि आप लोग इसको देखें जाके और देखें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों के लिए किस किस एजेस जो है, एज ग्रुप में जो है उसको दी जानी चाहिए और दी जाती हैं आप हमारे इन्वायरमेंट में, और जो है वो असल में उनको दी जानी चाहिए। ये दोनों आपने कंपैरिजन जो है वो करना है, ये उनकी डिफरेंट एजेस के हिसाब से एक्टिविटीज जो हम लोग करवाते हैं वो, और जो हम लोग करवानी चाहिए हम लोगों को वो, ये दोनों आप लोगों ने लिखनी है असाइनमेंट, ये आप लोगों की है। 2 to 5 years में क्या होता है, इमोशन, ब्रेन एंड लैंग्वेज एक्सप्लोजन होती है उसकी, यानी चाइल्ड रिलाइज ऑन इमोशंस ओवर लॉजिक। इमोशनल मेमोरीज फॉर्म डीपली। हमें अभी तक वो चीजें याद होंगी जो बचपन में हम किस तरह खेलते थे, किस तरह हम लोग पढ़ते थे, या किस तरह की चीजें, वो हमें अभी तक याद होगी, इतनी लॉन्ग टर्म होती है। और अगर यहीं पे पर्पस सेट कर दिया जाए तो बस फिर, यानी आप लोगों ने तो सही काम कर दिया ना फिर। अच्छा, टीच सिंपल एम्पथी फ्रेजेस, वी आर वी आर जेंटल हैंड्स, यानी हम आप बच्चों को सिखाएं कि हम आपके जो है वो किस तरह केयर करते हैं, केयर करना क्या होता है। इसके अलावा नेमिंग फीलिंग्स, ये इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे एक्टिविटी, कि आप उन जो भी फीलिंग हो आ रही है उनको उनको नाम देना शुरू कर दें ताकि उनकी इमोशनल अवेयरनेस शुरू से ही हो जाए। रिलेशनशिप्स टू अल्लाह थ्रू सिंपल लव बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह लव्स काइंडनेस। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वो इमोशनल से निकल के, इमोशनल ब्रेन से निकल के अब लॉजिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना जो है वो मूव करना शुरू हो गया। Synaptic pulse strengthening important connections, working memory and attention improve, start understanding consequences। उसको आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक वाला पार्ट समझ आना शुरू होता है, उसको वाई, उसको ये चीज क्यों हो रही है, ये किस तरह होती है, ये क्यों ऐसा है आखिर, ये वाले क्वेश्चनिंग करना शुरू करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए तब। अब हमें उसको ना कि वो 25 का हो जाए, 20+ हो जाए और हम उसको खुद ही हम लोग उसको खाना वगैरह दे रहे हैं, उसके बेड वगैरह सेट कर रहे हैं, उसके जूते सेट कर रहे हैं। एट दिस एज हमें उसकी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए, उसकी भी और आहिस्ता आहिस्ता घर की भी। ये नहीं कि सारा कुछ ही डालना है, ये नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। तो बहुत वाइजली हमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, छोटे छोटे टास्क देने, रिफ्लेक्शन करने, व्हाट कुड यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। अच्छा, रिफ्लेक्शन से ना ब्रेन फॉग जो है वो कम हो जाती है, जितनी रिफ्लेक्शन करेगा, जितनी हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे तो उतनी ही ब्रेन फॉग जो है वो कम होगी, हमें क्लैरिटी होगी, हमारी थिंकिंग में जो है वो क्लैरिटी होगी। सेल्फ डिसिप्लिन एंड मैनर्स सिखा सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं
जो कि आप लोग यहाँ करेंगे असाइनमेंट में। बिफोर एज 5 आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट बिफोर एज 5 कि ये सारा पार्ट जो है बन चुका है, और ये जो आगे लॉजिक वाला पार्ट है ये ब्रेन डेवलपमेंट आफ्टर एज 5, यानी लॉजिक वाला पार्ट आगे बनना स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे अब लास्ट में ये है कि ब्रेन वर्सेस माइंड जो है उसमें क्या डिफरेंस है। आप में से कोई अनम्यूट करके मुझे ब्रेन वर्सेस माइंड जो है उसका बताइए कि उस आपके नज़र में क्या है। आप लोगों को ऑप्शन अलाउ है आप लोगों को? Can anyone understand about the difference between mind and brain? ठीक है, इसको मैं क्लियर करती हूँ। अच्छा, हम इसको इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ना, माइंड भी इसी को हम लोग ब्रेन कभी कभी कहते हैं, ब्रेन को भी माइंड कभी कभी कहते हैं। तो इसलिए हमें लगता है दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ब्रेन जो है इससे पहले कि हम लोग इसको पढ़ें पढ़ के पहले पढ़ लेते हैं। द ब्रेन एंड माइंड एंड ब्रेन आर टू डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड एंटिटीज। माइंड इज सेपरेट फ्रॉम ब्रेन येट इनसेपरेबल इन फंक्शंस। ठीक है, माइंड जो है वो पहले सोच आती है, सोच के बाद उसी सोच के थ्रू कोई भी केमिकल हमारा जो है वो ट्रिगर होता है और ऑन होता है और रेगुलेट होता है। तो पहले माइंड है फिर ब्रेन है, लेकिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है, यानी कि आप इस तरह देख लें जिस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं या मोबाइल में एप्लीकेशन जो हैं वो सारी जो है वो ब्रेन, और एट द एंड जो है वो, अच्छा ब्रेन और माइंड का था, तो माइंड जो है वो क्या होती है, थॉट्स होती हैं। थॉट्स, थिंकिंग्स, इनको आप टच नहीं कर सकते, इसको सॉफ्टवेयर जिस तरह मोबाइल में एप्लीकेशन, और जो मोबाइल है वो हार्डवेयर है, तो वो है ब्रेन। आप इसको इस एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। माइंड चूजेस ब्रेन एंड द ब्रेन चेंजेस, या फिर आप जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, इन रिस्पॉन्स टू माइंड। डेफिनेशंस ठीक होंगी तो ब्रेन की जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगी। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स लाइक cerebellum and brainstem, each is responsible for specific bodily function, यानी कि बॉडी के फंक्शंस होते हैं जब ये वाले पार्ट जो एक्टिवेट होते हैं या फिर ये जब काम करते हैं। लेकिन जब माइंड के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे हम लोग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये वाले बड़े होंगे। तो माइंड का हो गया कि थॉट्स थिंकिंग होती है, लेकिन जो ब्रेन का हो गया कि फिजिकल ऑर्गन होता है। अगर नेक्स्ट जो दो डायग्राम है वो बिल्कुल इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ब्रेन है वहां पे चेंजेस हो रही हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो माइंड में क्या थॉट्स और क्या इमोशंस, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें, बिलीफ सिस्टम भी जो माइंड में ही बनता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रेन एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। ब्रेन एंड माइंड, यहाँ पे भी आप लोग देखें, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ किस तरह माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप देखें, थॉट्स, बिलीव्स, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें माइंड है, और इसकी बेस पे जो है हमारा जो है ब्रेन काम करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा सिलेबस क्या होगा। ये जो है वो आज लास्ट डे था हमारी वर्कशॉप का, तो हमारा जो सिलेबस क्या होने जा रहा है, हमारा 1 महीने का कोर्स होगा, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डिस्कस करेंगे, किस तरह न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग ब्रेन का बेसिक फंक्शंस ऑफ फंक्शंस एंड केमिकल, जो केमिकल्स के फंक्शंस हैं वो देखेंगे, और इनकी साइकोलॉजी भी देखेंगे, और इनकी जो है वो फिजिकल वर्किंग भी देखेंगे किस तरह होती है, और इनके करस्पॉन्डिंग बॉडी में कौन सी एक्टिविटी होती है। अच्छा, 4 केमिकल्स होंगे। इसके बाद 8 इम्पोर्टेंट बाइसेस होंगी, इस पे लेक्चर्स होंगे, और इन इन सभी के साथ इनकी एक्टिविटीज भी होंगी और असाइनमेंट्स भी होंगी, और एट द एंड जो है गोल्डमैन मॉडल होगा, जो कि ईआई का जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और इन केमिकल्स के थ्रू हम उसको देखेंगे।
तो ये वाला सेशन होगा हमारा। अभी जो है वो आप लोगों की क्वेश्चनिंग है, तो हम उसको आंसर कर लेते हैं। जी फातिमा, माशाल्लाह आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और आपने बड़ा एक टेक्निकली चीज़ों को इमोशंस के साथ सारा ब्रेन स्ट्रक्चर को आपने ज्वाइन किया है और बताया है कि किस तरह से माइंड वर्किंग करता है। तो एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि ये जो है आपने बताया कि जब भी ब्रेन का पार्ट जो आप बता रही थी कि किसी भी टेंशन में ऑन होता है एमेगडेला। हाँ जी। तो वो यानी कि उस सिचुएशन को जो वाइज पर्सन है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, वो उसको फौरन कंट्रोल कर लेता है सिचुएशन को। उसको बिल्कुल जो है ना वो ब्लैंक पे ले आता है। और उसके बाद फिर वो जो डिसीजन लेगा वो लॉजिकल होगा। तो यही प्रैक्टिस होगी जो कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बना देती है कि हमने अपने जो है ना वो माइंड को बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि जो भी साइड भी चीज़ें इमोशन में हमारे इर्द गिर्द में हमारे इमोशंस को हर्ट कर रही हैं, हमने उसके अफेक्ट को नील कर देना है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ सामने आई। और इसमें आप ये बताएं कि जो जैसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट का बता रही थी, तो ये सारा आप अपने कोर्स में बताएंगी कि कैसे हेल्प कर सकता है ब्रेन स्ट्रक्चर पेरेंट्स के लिए, खासतौर पे पेरेंटिंग में कैसे हेल्पफुल होगा। और पर्पस जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर हम उसमें ऐड ना करें तो पर्पस वाले केमिकल और पर्पस की बात नहीं कंप्लीट हो सकती। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको तो लाजमी डिस्कस करेंगे। चलें जी, आप किसी का कोई और क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड जी या कोर्स से जी रिलेटेड, तो मैम। पूछ सकते हैं। ठीक है अस्सलाम मैम, वालेकुम। बहुत मसला था, बहुत लर्निंग हुई आवाज आ इसमें। रही और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज की। को भी मुबारकबाद इस बात की कि उन्होंने हम इतना ज्यादा प्रमोट की चीजें कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके हम लोगों ने ये सब कुछ सीखा ना। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये कि आपने जिस तरह से चीजें बताई हैं ना, वो बेसिक्स हैं, उनसे उनका हमें पता चला है बहुत सी चीजों का जिनका हमें भी नहीं पता था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मतलब जो मेरा है ना, जो मेरी सोच है वो ये है कि देखिए, मतलब आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया, सब बहुत अच्छे से चीजें बता रही, लेकिन ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जिसमें हमारी ग्रूमिंग हो। जैसे हम माइंड सेट हमारा चेंज हो, जैसे ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जिससे हम सीखें बार बार, जैसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है ना चीजें, वो हमें पता हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जीनियस बच्चे हैं जी, वो जीनियस कैसे हैं, अब मैं मेरी एक एग्जांपल छोटी सी दे रही हूँ, आप मेरा पॉइंट गेट कर जाएंगे उससे। मेरी बेटी है ना बड़े वाली, उसको टेबल्स याद नहीं होते थे, उसको टेबल्स नहीं आते थे। तो मैंने एक टिकटॉक से ना रैंडम सी वीडियो चल रही थी मैथ्स के ऊपर ना, तो मैंने उसको उस तरह से पढ़ाना शुरू किया, उसको मैंने साथ बिठा के इस तरह से सारा कुछ बताया। सिर्फ उसने 2 मिनट की वीडियो देखी, और उसके बाद अब उसे मैं अगर 20 का टेबल दे दूं ना, तो वो भी मुझे करके खुद से दे देगी। मतलब उसको अब किसी ट्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं रही है उसके लिए, हालांकि वो मैथ में बहुत वीक हो गई थी, इतनी लॉजिकल लर्निंग की है मैंने उसकी। तो इसमें भी इसी तरह से आएगा कि हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, उस एरिया को उस तरीके से यूज करें जिससे हमें पॉजिटिविटी भी आए, हम स्किल्स भी सीखें और टेक्निकल चीजों को हम लर्न करें। तो उसमें आप हमारी जरूर रहनुमाई कीजिएगा प्लीज। मेरा बस यही एक क्वेश्चन था। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह आंसर करूंगी कि जब हम फॉर एग्जांपल हम म्यूजिक को लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि म्यूजिक बहुत सुनना ठीक नहीं है, या म्यूजिक के पीछे हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह डैमेज हो सकता है, लेकिन हमें ब्रेन का ही नहीं पता, ब्रेन के उन पार्ट्स का नहीं पता जो एक्टिवेट ना सिर्फ होते हैं बल्कि ओवर एक्टिवेट हम लोग कर देते हैं। और उस जो ओवर एक्टिवेशन होती है उस पार्ट की, वो उसके थ्रू कौन सा केमिकल जो है उसको जो है इस तरह बर्बाद करता है हमें। तो ये सारा अगर पीछे से ब्रेन स्ट्रक्चर जो है ये हमें पता होगा, तो हम जैसे ही ऊपर से हम लोग एक्टिविटीज देंगे, तो जैसे वो हिट करेंगी तो वो समझ भी आएंगी। अगर हमें पीछे से ये चीजें क्लियर नहीं होगी ना, तो हमें समझ नहीं आएगी ठीक है हम लोग कुछ दिनों के लिए ओके ये इस तरह होता है, ये तो होना नहीं है, या ये तो होता नहीं है।
तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर पीछे क्लियर होगा, देन हम लोग ऊपर से जब फिलोसफी, असल में तो फिलोसफी क्लियर करनी है, लेकिन फिलोसफी कैसे एक्ट करती है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पे किस तरह इफेक्ट करती है हमें, वो सारी चीज जो है वो हमें, इसलिए मैंने मैंने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हाँ जी, मिस फातिमा की तरफ से थोड़ी डिस्टॉर्शन चल रही है। एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं, और ये फिलॉसफी कैसे क्लियर होगी कि हम अगर अपनी एक जो माइंड की फिलॉसफी है ना वो क्लियर करें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस दुनिया में आने का, वो सिर्फ दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि हमने सक्सेसफुल होना है उस वक्त जब हमें अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। अगर वो हमारी फिलॉसफी क्लियर हो गई ना, हमारा आखिरत पे ईमान अगर मुकम्मल हो जाता है, हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है, तो दुनिया के ये जो प्रॉब्लम्स हैं या एनजाइटीज़ हैं ये मैटर नहीं रखती। फिर वो इंसान इतना स्टेबल हो जाता है, इतना काम हो जाता है ना, कि जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको वो टेक्निकली सॉल्व करता है। तो इंशाल्लाह फातिमा की तरफ से प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है वो इसको कंटिन्यू करती हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट था इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स का, जिसमें कि हम एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करते हैं कि जो भी उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करें। तो हमारे माशाल्लाह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, और फातिमा है, इनका इंटरेस्ट था कि शी वांट टू डिज़ाइन द कोर्स। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक इंफॉर्मेटिव इन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है। और इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन से ये टीचर के लिए भी लर्निंग होती है और सुनने वालों के लिए भी लर्निंग होती है। और इस वक्त जो एआई का दौर चल रहा है, एक फास्ट मूविंग पेस है इसमें हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस देखने हैं, ठीक है, कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे हैं। और ये सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे डिस्कशन करने से, मिल बैठने से, चीज़ों को फाइंड आउट करने से। देखिए वेस्ट में स्टडीज़ हो रही हैं और हम उनको उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं ना। हाउ एज अ मुस्लिम वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दी स्टडीज़, कि हमने अपना सिस्टम कैसे बनाना है, हमने कैसे माइंड मेकिंग करनी है बच्चों की, कि वो एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, वो इमामत के दर्जे तक पहुंच सकते हैं। और इमामत के दर्जे तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए। आज ही मैं नुमान अली खान है, उनका लीडरशिप के ऊपर एक उनका लेसन था, वो बता रहे थे जुल्कुरनैन के बारे में ना। तो वो यही बात कर रहे थे कि लीडर जो होता है ना, ही इफ़ ही हैज़ सम रिसोर्सेज टैलेंट, देन ही यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। यानी कि वो चैरिटी नहीं कर रहा। सूर्य काफ अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, जुल्कुरनैन का वाकया, कि वो इतनी बड़ी उसकी सल्तनत थी कि मतलब ये कि दुनिया का तकरीबन तीन हिस्से, अगर मतलब फोर साइड है ना डायरेक्शंस की, तो तीन हिस्से जो है ना उसमें वो जुल्कुरनैन की हुकूमत में आता था। और वो गया, और जब उसने याजूज माजूज जो है वो लोगों को तंग कर रहे थे, तो उसने देखा कि भी लोग इस तरह से जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ही फाइंड द सॉल्यूशंस। यानी कि वो रिसोर्सेज को, टैलेंट को यूज करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। और जब बेटरमेंट की जाती है तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है, वो और नवाजता है और रास्ते खोलता है। तो ओवर टू फातिमा, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, अभी ठीक है, वो इस मुझे तो आइडिया नहीं था डिस्टॉर्शन हो रही है। अभी ये वॉइस ठीक है बिल्कुल? जी फातिमा, आपकी वॉइस ठीक है, अभी कंटिन्यू करें। ओके, जो डॉक्टर अरूज का क्वेश्चन था कि हम किस तरह जो है वो एक्टिविटीज इसमें होनी चाहिए, तो मैं ये कह रही थी उसके रिस्पॉन्ड में, उनके रिस्पॉन्ड में मैं ये बता रही थी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल म्यूजिक जो है, अगर म्यूजिक की एग्जांपल दी जाए, तो म्यूजिक किस तरह हमारे ब्रेन को और ब्रेन के किस हिस्से को जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट कर देता है, और किस तरह जो है वो उसको डैमेज करता है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हमें पता होगा तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ आएगी, और हम बहुत अच्छे से कोई भी जो है उसको डेफिनेशंस को या फिर कोई भी एक्सरसाइज उसको अच्छे से पिक करेंगे। तो अगर हमें ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम हो सकता है एक दो दिन करें या एक दो बार करें या कुछ टाइम तक उसको करें तो छोड़ दें।
तो इसीलिए मैंने आज प्योर स्ट्रक्चर पे ही फोकस किया है कि स्ट्रक्चर किस तरह हम लोगों का जो है वो होता है ब्रेन का। तो इंशाल्लाह आगे भी जब हम जाएंगे तो एक्टिविटीज भी होंगी प्लस स्ट्रक्चर होगा, तो वो चीज़ जो है वो ज्यादा जो है वो फायदा देती है हमें, और समझने में भी आसान, और जो है वो देर पर उसका असर होगा ना इस तरह। चलिए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी फातिमा, मैं यही कह रही हूँ कि आपने इसीलिए बहुत अच्छे से करके बताया। वो एक्चुअली होता भी ऐसा ही है, जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक चीजें नहीं पता होती तो तब। लेकिन मेरा ये था कि आगे फर्दर इन फ्यूचर जो है ना, आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप हमें इन चीजों के बारे में बताएंगी, ताकि हम अपने बच्चों को ये सब कुछ करवा सकें। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम सेशन एंड करते हैं। और एक्सरसाइज जो है वो आपको ग्रुप में फातिमा शेयर कर देंगी, इंशाल्लाह रिपीट कर देंगे। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दीज मोस्ट इंफॉर्मेटिव सेशंस। तो कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो फिर ग्रुप में जो है ना वो फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ओके जी, हम लोग सेशन का एंड करते हैं, और होप फॉर अ बेटर कोर्स इन फ्यूचर, इंशाल्लाह।